जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की सामान्य हिंदी का आज हम लोग मॉडल पेपर 18वां देखने जा रहे हैं। क्लास 12 का है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम ने कहा है कि हम अपना पेपर 18 फरवरी से लेंगे। तो बिल्कुल हम लोग भी तैयार हैं 18 फरवरी से पेपर देने के लिए। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वायरल पेपर आप लोग ज़रूर देखते रहिए। आपका मॉडल पेपर 18 होने जा रहा है। इससे पहले आपका 17 मॉडल पेपर हो चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट में पूरे क्लासेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें खंड का कह रहा है। खंड का में पहला प्रश्न है जिसका का है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कौन है बच्चों? तो कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खा नंबर कह रहा है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? किसने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली? बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा था बच्चों हिंदी नई चाल में ढली? तो हिंदी नई चाल में ढली इसे कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपका तीसरा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। गा नंबर कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसने कहा था, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कहानी है और किसके द्वारा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा है। आप लोगों का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, इसमें घा नंबर कह रहा है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है बच्चों? तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विचार वीथी और चिंतामणि इनकी दो प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। और इसके बाद में अंगा नंबर आपसे कह रहा है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही है क्या? तो ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। लिखा किसने है? प्रेमचंद ने, या अमृत राय ने, या फिर यशपाल ने, या फिर जैनेन्द्र कुमार ने। तो किसने लिखा है बच्चों इसे लिखा है अमृत राय ने। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्रश्न संख्या 2 है, ये काव्य खंड से आपका 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों से पहला यानी दूसरे का आपसे पूछ रहा है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या सियाराम शरण गुप्त हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कौन है बच्चों? प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का खा कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन है? परमानंद दास, या फिर सूरदास, या फिर चतुर्भुज दास, या फिर मुकुटधर पांडे। छायावाद युग के कवि तो देखिए, परमानंद दास, सूरदास और चतुर्भुज दास, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। किसके हैं बच्चों? अष्टछाप के कवि हैं। और अष्टछाप क्या है? अष्टछाप जो आप लोगों का है, ये सूरदास के समय में अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत बना था। और मुकुटधर पांडे इसमें कौन है? ये छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का गा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? छायावाद युग के कौन से कवि नहीं हैं? क्या इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद नहीं हैं, या फिर महादेवी वर्मा, या अज्ञेय जी? तो बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावाद युग के स्तंभ कवि माने जाते हैं, जबकि अज्ञेय जी क्या हैं? अज्ञेय जी आपके प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। घ नंबर कह रहा है कि रश्मिरथी किस कोटि की रचना है, अर्थात इसकी विधा क्या है? महाकाव्य है, या फिर खंड काव्य है, या मुक्तक है, या गद्य काव्य है? तो रश्मिरथी क्या है? रश्मिरथी खंड काव्य है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और अंगा नंबर कह रहा है बादल को घिरते देखा है, किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की है, या फिर नागार्जुन की है, या त्रिलोचन की है, या अज्ञेय जी की है? तो बादल को घिरते देखा है, ये रचना किसकी है बच्चों? ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। पहला विकल्प आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दिए गए पद्यांश गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी करते रहिए अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक। और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। भाई मान लो आप किसी एक व्यक्ति को छोड़ दे रहे हैं तो क्या आप देश का आपका उन्नति करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अब पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के राष्ट्र को स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया। राष्ट्र का स्वरूप होना चाहिए, राष्ट्र को नहीं, राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा इसमें कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि राष्ट्र का कोई भी हिस्सा पीछे रह गया या दुर्बल है तो पूरा राष्ट्र उतना ही असमर्थ और अस्वस्थ रहेगा। राष्ट्र की प्रगति और उन्नति सभी अंगों के समन्वय और विकास पर निर्भर करती है। भाई किसी भी देश की उन्नति कब होगी? जब उसके समस्त अंगों का विकास होगा, तभी उसकी उन्नति हो सकती है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। रेखांकित अंश क्या है? आप लोग अगर यहाँ से देखना चाहें तो पहले देख लीजिए। रेखांकित अंश है राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। और इस पर आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो चलिए कर देते हैं व्याख्या। इस वाक्य में राष्ट्र की तुलना एक मानव शरीर से की गई है। जैसे शरीर के एक हिस्से में बीमारी या अंधकार अर्थात अज्ञान, गरीबी, दुर्बलता हो तो पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वैसे ही राष्ट्र का कोई हिस्सा पिछड़ा या दुखी हो तो पूरे राष्ट्र की सेहत और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है? तो राष्ट्र किसी भी जन, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। सभी नागरिकों, जातियों और क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। अगला कह रहा है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? तो समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति प्राप्त की जा सकती है। सभी को समान अधिकार
और अवसर मिलने पर राष्ट्र सामूहिक रूप से आगे बढ़ता है। मान लो आप इस पैसेज का आंसर नहीं दे पाते हैं तो इसका दे देना अथवा वाले में। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? भैया जब अशोक से उसका कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो वो क्यों रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब इसमें से कह रहे हैं कि पाठ का शीर्षक और मतलब गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है लेखक? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहा है? लेखक कहता है कि दुनिया स्वार्थी और भुलक्कड़ है। वह केवल उन बातों या लोगों को याद रखती है जिनसे उसका अपना लाभ जुड़ा होता है। बाकी बातें, व्यक्ति या घटनाएं जो उसके स्वार्थ से संबंधित नहीं होती, उन्हें वह भूल जाती है और आगे बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है इसमें, तीसरा नंबर कह रहा है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? उसे भुला देने का आधार किसे बताया गया है? तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ की अनुपस्थिति को माना गया है। किसे माना गया? स्वार्थ की अनुपस्थिति को माना गया। और अर्थात अशोक से दुनिया का कोई स्वार्थ नहीं सधा, इसलिए उसे याद नहीं रखा गया। अगला कह रहा है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? कैसा व्यवहार बताया? तो लेखक ने दुनिया का व्यवहार भुलक्कड़ और स्वार्थपरक बताया है। वह केवल अपने मतलब की बातें याद रखती हैं और बाकी को भूलकर आगे बढ़ जाती है। अगला क्या कह रहा है बच्चों? स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सारा संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। अर्थात पूरा जगत एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है, जहां हर रिश्ता और घटना स्वार्थ की कसौटी पर कसी जाती है। मतलब अगर अपना काम सिद्ध हो रहा है तभी लोग याद रखते हैं, तभी लोग कोई कार्य करते हैं, अथवा कोई भी लोग ना तो याद रखते हैं ना ही कोई कार्य करना चाहते हैं। अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। क्या कहा? जलधि के फूटे कितने उत्स। जलधि मतलब क्या होता है? समुद्र। और उत्स मतलब होता है स्रोत, यानी समुद्र का कितना भी स्रोत, बहुत सारे स्रोत फूटे और उससे क्या हुआ? जब बहुत सारे स्रोत फूटे तो उसमें द्वीप कच्छप सभी लोग डूबने लगे और ऊपर आने लगे, किंतु जो मानवता है वो कैसी रही? एक दृढ़ मूर्ति के रूप में खड़ी रही और अभ्युदय अर्थात लोगों को बचाने का, लोगों के उत्थान करने का, उनको बाहर निकालने का उपाय कर रही थी, सोच रही थी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। मतलब शक्ति के जो विद्युत कण हैं अर्थात शक्ति के जो बल के चुंबकीय कण हैं वो कितने भी व्यस्त हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, बिखरे हुए हैं और निरुपाय हो गए हैं, अर्थात उनको बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। समन्वय उसका करे समस्त, लेकिन फिर भी उसका पूरा समन्वय कर रही है, उन सबको एक साथ जोड़ रही है मानवता, और विजयनी मानवता हो जाए अर्थात मानवता इस प्रकार से विजयी हो जाए, इसके बारे में कहा गया है। अब आप लोगों से इससे संबंधित प्रश्न है।
तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं भैया। उपर्युक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए। तो भैया पद्यांश का शीर्षक अर्थात कविता का नाम क्या है? तो श्रद्धा मनु है। और इसके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? श्रद्धा मनु से कहती है कि इस संसार में शक्ति के विद्युत कण जो निरुपाय होकर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, उन सब में हम एवं तुम समन्वय करें, अर्थात उन सबको हम और तुम जोड़ें। हमारे इस कृत्य से, हमारे इस कर्म से, इस कार्य से मानवता पूरी तरीके से विजयी हो जाएगी, मानवता की जीत होगी। फिर दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? दृढ़ मूर्ति किसे कहा गया है? तो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता से। अगला प्रश्न क्या है? उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्स और अभ्युदय का क्या अर्थ होता है? तो उत्स का अर्थ होता है बच्चों स्रोत, और अभ्युदय का अर्थ होता है नवीन उत्थान। अगला प्रश्न है द्यूप कच्छप में कौन सा अलंकार है? तो द्यूप कच्छप में रूपक अलंकार है, मतलब द्यूप रूपी कछुए। अब मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। कहाँ से है? गांधी जी के बारे में कहा गया कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर पर कोई मांस नहीं दिख रहा है, अर्थात तुम दुर्बल हो, तुम रक्तहीन, वही चीज है, बिना मांस बिना रक्त के, हे अस्थियों के शेष, तुम अस्थियों से भी हीन हो, अर्थात यहाँ तक कि बहुत ही कमजोरी है तुम्हारा शरीर, जितना ही कमजोर है, शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम उतने ही शुद्ध और बुद्धिमान हो, अर्थात आत्मा हो, यानी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर केवल बुद्धि और आत्मा का ही समन्वय है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, यानी हे चिरकालीन पुराण और हमेशा से पुराण रहने वाले, प्राचीन रहने वाले और हमेशा से नए रहने वाले, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, तुम इस जीवन की संपूर्ण इकाई हो जिसमें यह संसार रूपी सागर शून्यता में विलीन हो जाता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, मतलब जिसके ऊपर आश्रित होकर के इस संसार की आधार अर्थात आश्रय अमर हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? इसमें से है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक और कवि का नाम, तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? बापू के प्रति। शीर्षक क्या है बच्चों? बापू के प्रति। और इसके कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि हे बापू, यानी महात्मा गांधी जी को, आप जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हैं वह अमर एवं शाश्वत हैं, इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति को आपके ही आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा, अर्थात आपके आदर्शों पर खड़े हुए बिना भविष्य की मानव संस्कृति नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न आप लोगों से इसमें कह रहा है कि कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? मतलब हड्डियों के मात्र ढांचे के रूप में कौन प्रतीत होता है? तो भैया गांधी जी। गांधी जी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? तो आत्मस्वरूप होने के कारण गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? कौन खड़ा होगा? तो वह गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। और प्रश्न संख्या 5 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने समस्त मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब इनके ऊपर आप लोगों को लिखना है। चलिए
किसी एक पर। तो हम लोग देखते हैं किसके बारे में, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में। जीवन परिचय। भारतीय मतलब पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। आपका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इतनी इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसलिए इन्होंने अपनी अल्पायु में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां प्राप्त कर लीं। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बहुत समय तक ये मथुरा तथा लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर भी रहे हैं। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इनकी रचनाओं में अगर देखें बच्चों तो क्या क्या है। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उत्तर ज्योति, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। पाणिनिकालीन भारत इनका विद्वतापूर्ण शोध ग्रंथ है। डॉक्टर अग्रवाल ने जायसीकृत पद्मावत का संपादन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्राकृत के भी कई ग्रंथ संपादित किए हैं। साहित्यिक योगदान में देखें तो क्या है बच्चों, साहित्यिक योगदान में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करके अपनी रचनाओं में योग्यता, अनुभव एवं बुद्धि की असाधारण प्रतिभा द्वारा भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के अमिट चित्रों को चित्रित करते हुए अनुसंधान की 3 प्रवृत्ति का भी स्पष्टतया समावेश कर दिया। ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। आपने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण हैं तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। और एक चीज़ और जान लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है आपके, वेरी इम्पोर्टेंट आप लोगों का वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय है। इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना, याद करके जाना। जो भी मॉडल पेपर में आपको करवाया जा रहा है ये सभी आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाई जा रही हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। और खा नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इनमें से किसी एक का करना है। तो चलिए हम लोग अज्ञेय जी का कर देते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में कसया
कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। आपकी शिक्षा लाहौर और मद्रास में हुई। बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एमए यानी अंग्रेजी में प्रविष्ट हुए, किंतु देश प्रेम की प्रेरणा से राजनैतिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए। परिणाम स्वरूप पढ़ाई छूट गई और 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। 4 वर्ष जेल में और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। तत्पश्चात आपने किसान आंदोलन में भाग लिया और सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्र वात पत्रों का संपादन भी किया। कुछ वर्ष आकाशवाणी में भी कार्य किया। 1946 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक देश सेवा में लगे रहे। इसके पश्चात क्या किया? साप्ताहिक दिनमान पत्रिका का संपादन किया और कुछ समय नया प्रतीक नामक पत्र का संपादन कार्य भी किया। मतलब बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं इन्होंने संपादित किया है अज्ञे जी ने, तो इसलिए ज़रूर याद रखना। अज्ञे जी ने अनेक देशों की यात्रा भी की थी भैया। 1987 में इनका स्वर्गवास हो गया। अगर हम लोग रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में क्या क्या है? अज्ञे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने सभी विधाओं में अपने मौलिक व्यक्तित्व को प्रकट किया है। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा, भ्रमण वृत्तांत, अनुवाद और नाटक ये सब लिखे हैं। काव्य ग्रंथ के नाम कुछ नीचे हैं, जैसे भग्नदूत लिखा, चिंता लिखा है, इत्तलम लिखा है, हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बावरा अहेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, समीक्षा आदि विविध गद्य में भी आपने उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो चलो पंचलाइट का हम लोग लिख देते हैं। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है और गांव की दलबंदी, संकीर्णता तथा सामाजिक रूढ़ियों के खोखलेपन को उधेड़ने का प्रयास किया गया है। संक्षेप में कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं, खरीदी जाती है। किसके द्वारा? महतो टोली के द्वारा। और रामनवमी के मेले में ये भी ध्यान रखना, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। संध्या समय कीर्तन मंडली आती है, औरतें इकट्ठी होती हैं, किंतु ऐन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंचलाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। अब क्या होता है? तो गांव की दूसरी टोली वाले ताना कसते हैं, तंज कसने लगते हैं, अतः वह उनकी सहायता लेकर कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते। गांव की एक लड़की मुनरी, जिसके प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस लेता है। गोधन बुलाया जाता है। वह बिना स्प्रिंट के ही गरी के तेल द्वारा पेट्रोमैक्स जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। अथवा आपको क्या करना था? अथवा आप लोगों को बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। और प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के
एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्या है, मुक्तियज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए, अथवा मुक्तियज्ञ खंडकाव्य की कथा वस्तु को लिखिए। फिर क्या कह रहे हैं, सत्य की जीत खंडकाव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत के आधार पर धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा इसमें कह रहा है, रश्मिरथी खंडकाव्य का कथानक लिखिए, अथवा रश्मिरथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। और कह रहा है, आलोक वृत्त खंडकाव्य में सत्य अहिंसा का सुंदर समन्वय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंडकाव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। त्यागपथी आ गया भैया, इसमें कह रहा है कि त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए, अथवा क्या है, त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए हम लोग त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कर दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। किस प्रकार है, श्रेष्ठ शासक, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ अर्थात हित के लिए समर्पित कर दिया। पराक्रमी योद्धा की बात करें तो महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था। आज भी उनके तेज को भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। अगला है, आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी। हर्षवर्धन अपने माता पिता, भाई और बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वह हमेशा अपने माता पिता, भाई बहन का सम्मान करते थे। भाई के घर पर न होने पर भी वो घर की देखरेख करते थे। अगला है, देश प्रेमी। देश प्रेमी में क्या कह रहे हैं बच्चों, महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। वो अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में कभी भी कोई युद्ध लड़ सकते थे। अपने राज्य के साथ साथ वो अपने देश की सेवा भी करते थे। धर्मपरायण, तो हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे। वो धर्म को अपना जन्मजात कर्म मानते थे। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, पराक्रमी योद्धा, धर्मपरायण एवं अपने माता पिता के परम भक्त थे। अगला इसमें और क्या कह रहा है, तो और कह रहा है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य में दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु पर विचार कीजिए, अर्थात उसकी कथा वस्तु को लिखिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खंड खा में प्रश्न 8 का प्रश्न संख्या 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अथैकः शकुनि सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत। देखिए ये आप लोगों का जातक कथा से है, तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा नामक शीर्षक से अवतरित है। और इसके लेखक की अगर बात करें तो लेखक इसमें नहीं लिखा जाता है। अथेका इस प्रकार से, एक शकुनी मतलब पक्षी, सर्वेशा माने सभी के, मध्यादाशय ग्रहणार्थम
मतलब मध्य आसन ग्रहण करके त्रिकृत्वा मतलब 3 बार अश्रावयत मतलब सुनाया। इस प्रकार से एक पक्षी सभा के मध्य में आसन ग्रहण करके 3 बार बोला। ततः एका काका उत्थाय, तभी एक कौवा उठ करके तिष्ठतावत थोड़ा सा रुको, उस कौवा बोला थोड़ा सा रुको। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, एवं रूपम मुखम मतलब इसका इस राज्याभिषेक के काल में इस प्रकार का मुख है। क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। कौवे ने कहा कि इसका मुख जब राज्याभिषेक के समय ऐसा है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव धच्छामः, हम सभी इसके क्रोध से देखने से ही गर्म कड़ाहे में डाले हुए तिल के समान वहीं पर जल जाएंगे। ईदृशो राजा महिम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसने कहा, कौवे ने कहा। तो बच्चों ये आपका 7 नंबर का आता है। इसका आप लोग हिंदी अनुवाद और संदर्भ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अथवा, मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। बौद्ध युगे, देखिए इसको हम आपको बता दें, पंचशील सिद्धांता नामक शीर्षक से है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांता नामक शीर्षक से लिया गया है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान के लिए, उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। परमद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, ये सिद्धांत राष्ट्रों के आपस में मित्रता सहयोग कराने के लिए, विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की साधनानि सन्ति मतलब साधन है। राष्ट्रनायकास्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांताधिकृत्य एवाभवत, मतलब चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के स्वीकार करके ही हुआ था। अब आप लोग इसका भी चाहें तो हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। मतलब इसका खा, 8वें का खा कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद में क्या कह रहा है बच्चों, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसमें आप लोगों को संदर्भ लिखना है तो क्या बताएंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में परोक्षे कार्य हंतारम यानी अप्रत्यक्ष रूप से पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सम्मुख रूप से कार्य को मतलब आपका प्रिय बोलने वाला हो, वर्जिता दृशम मित्रम ऐसे मित्रों का वर्जित कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, विषकुंभम पयोमुखम ठीक वैसे ही जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो और उसके मुख पर केवल दूध या अमृत लगा हो, ऐसे घड़े का त्याग कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ऐसे मित्रों को भी त्याग कर देना चाहिए जो सामने आपके प्रिय बोलते हों और पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाले हों। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर लेना, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसिको नु विज्ञातुर्महति, ये भी सुभाषित रत्नानि से है। मतलब वज्र से भी कठोर और मृदूनि मतलब कोमल, कुसुमादपि मतलब फूल से भी, यानी वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम ऐसे लोक कल्याणकारी लोगों का उपकार करने वाले हृदय को
कौन नहीं जान सकता है। अब प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर कोई एक मुहावरा लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सभी मुहावरों का। तो पहला क्या है, जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होता है कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग में देखते हैं, भाई की मृत्यु के बाद वह पहले से ही दुखी था, तुमने उसके सामने उसके भाई की बुराई करके जले पर नमक छिड़क दिया। इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया। दूसरा कह रहा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। मोहन अपने माता पिता का आँख का तारा है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, उल्लू अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना। तो राजा ने अपने मंत्री की बातों में आकर अपने बेटे को ही देश से बाहर कर दिया। सचमुच उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब इसके बाद में हवा से बातें करना, मतलब बहुत तेज चलना या बहुत तेज दौड़ना। रामू हवा से बातें करते हुए स्कूल पहुंचा, मतलब बहुत तेज़ी के साथ वह स्कूल पहुंचा, बहुत तेज गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है, और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया था। अब पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है कि मंगल ग्रह की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो भैया बताया गया है कि चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। तो क्या कह देंगे कि मंगल ग्रह की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। दूसरा कह रहा है कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल किस कारण है। तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। तीसरा प्रश्न इसमें से कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन हैं। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव, एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। कौन कौन है, तो अमीबा एवं पैरामीशियम है। अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। ये क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी है। पर कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी क्या होता है, प्रयत्न साध्य होता है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। कौन कौन सी बातें, पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, और दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, अर्थात दया से है,
और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। भाई बल और पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। अब इससे प्रश्न पूछा है कि सुखी होने के साथ साथ क्या होना प्रयत्न साध्य होता है। तो यह निर्भय होना, सुखी होने के साथ साथ प्रयत्न होना, निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य होता है। निर्भयता के संपादन के लिए क्या करना अपेक्षित है। तो निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, और दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब अगला कह रहा है कि शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध किनसे है। तो शील, शक्ति और पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध कष्ट या भय से है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 का का 11 का का कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सही अर्थ चयन में क्या है। पहला है कपट और कपाट। अब इसका अर्थ क्या होगा। कप और प्लेट, या फिर किवाड़ और खिड़की, या फिर धोखा और दरवाज़ा, या फिर पर्दा और किवाड़। तो कपट मतलब होता है छल या धोखा, और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो क्या हो जाएगा, धोखा और दरवाज़ा। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में कह रहा है जलज और जलद। जलज और जलद, तो जलज का क्या होगा, बादल और कमल होगा, या कमल और बादल होगा, या कमल और तालाब होगा, या फिर तालाब और कमल होगा। तो जलज मतलब क्या होता है बच्चों, जो जल से उत्पन्न हुआ हो अर्थात कमल, और जलद मतलब बादल, जल को धारण करने वाला यानी बादल। तो कमल और बादल, खा वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या खा कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अनंत, तो अनंत का क्या अर्थ होता है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, अर्थात आकाश और समुद्र। पतंग, पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, और पतंग का अर्थ पृथ्वी भी होता है। और इसके बाद में तीसरा है खग। खग मतलब पक्षी, और खग मतलब गंधर्व। अंबर की बात करें तो अंबर का अर्थ होता है आकाश, और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, यानी दोनों अर्थ अंबर का भी होता है। गा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश में क्या है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे, अकृतज्ञ कहेंगे, या कृतज्ञ कहेंगे, या आस्तिक कहेंगे, या फिर नास्तिक कहेंगे। तो अकृतज्ञ जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसको कहते हैं। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो उपकार को मानता हो। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता हो, और नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। इसके बाद में अगला क्या है, जल में लगने वाली आग, क्या कहेंगे उसको, दावाग्नि कहेंगे, या बड़वाग्नि कहेंगे, या जठराग्नि कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दावाग्नि जो वन में लगती है, और बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है, जल में लगती है, और जठराग्नि पेट की भूख को कहते हैं। तो आपका दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जिसमें पहला वाक्य क्या है, केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। केवल 100 रुपये मात्र की बात नहीं, तो या तो केवल लिखो या तो मात्र लिखो। तो क्या हो जाएगा, केवल 100 रुपये की बात थी। अगला कह रहा है हवा ठंडी बह रही थी। तो हवा ठंडी नहीं बह रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। कैसी बह रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। मैं पानी पी लिया हूँ, तो मैंने पानी पी लिया है। और क्या है,
गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है। मधुर मीठा नहीं बच्चों, गुड़ का स्वाद मीठा है होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या 12 पर। और प्रश्न संख्या 12 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 12 में का नंबर कह रहा है हास्य रस अथवा वीर रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। तो भैया हास्य रस में क्या है? हृदय में उत्पन्न हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण में देख लीजिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि बृंद सुखारे, होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद पंजुल कंज तिहारे। क्या कहा कि जो बिंद में रहने वाले, बिंद क्षेत्र में रहने वाले व्रतधारी हैं अर्थात महामुनि हैं, वह सभी अब नारी के बिना, जो अभी तक नारी के बिना दुख से उदास थे, वह सभी सुन करके मुनिवृंद सुखारे अर्थात वे सभी सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्या सुन के? कि गौतम तीये तरी तुलसी, मतलब जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अर्थात अहिल्या जी तर गई, जो पत्थर बनी हुई थी अब एक नारी बन गई हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि अब सारे पत्थर हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, अर्थात सभी जितने भी पत्थर हैं अब सभी चंद्रमुखी हो जाएंगी, अर्थात सभी लोग सुंदर हो जाएंगी, नारियों के रूप में बदल जाएंगी और मंजुल कंज तिहारे यानी आपके पैरों के पद कोमल धूल को ही स्पर्श करके हो जाएंगी। खा नंबर कह रहा है कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं एक उदाहरण दीजिए। तो क्या है भैया, जब काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहूँ ओर, टाइपिंग में एरर है बच्चों, चरण धरती नहीं धरत होगा और चितवत यहाँ पर होना चाहिए। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द जो है, सुबरन का 3 अर्थ है। जब कोई कवि चलता है तो विचार करते हुए अपने सुंदर शब्दों के बारे में, व्यभिचारी अर्थात कोई विलासी पुरुष चलता है तो सुंदर स्त्री का विचार करता है, और जब कोई चोर चल रहा होता है तो वो धन अर्थात सोना की तलाश कर रहा होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपका? श्लेष अलंकार है। इसके बाद में गा नंबर कह रहा है चौपाई। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। चौपाई या दोहा में से कोई एक लिखना है तो चौपाई देख लेते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान एक, यहाँ पर कितने हैं? तो चलिए हम गणना कर देते हैं मात्राओं की। जय में 1 1 2 हो गया, हनुमान में 2 2 4 1 5 हो गया। कितने हो गए? तो 4 2 6 7 हो गया। ज्ञान में 2 है, ज्ञान में ज्ञा और ज्ञा पर 2 है, ना पर 1 है, तो 7 2 9 1 10 हो गया। गुण में 1 1 है, सागर में 2 1 1 है। तो 4 2 6 7 2 9 1 10 11 12 14 15 और 16 हो गए। जय ऐसे इसमें अगर पहले चरण में हो गया, दूसरे में देखें तो 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 1 11 12 2 14 15 16 हो गए। इस प्रकार से आप ऐसे 4 लाइन कोई भी आप यानी कि हनुमान चालीसा का कह सकते हैं या फिर मंगल भवन अमंगलहारी वाला भी है, ये सभी बहुत सारे चौपाइयाँ हैं। आपको जो आसान लगेगा उसे याद कर लेना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। सभी लोग एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और अब तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और प्रश्न संख्या 13 कह रहा है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण के लिए महापौर को एक पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है। तो चलिए हम लोग महापौर जी को पत्र लिख दे रहे हैं। सेवा में माननीय महापौर महोदय, नगर निगम लखनऊ। विषय क्या है?
अतिक्रमण समस्या के निवारण हेतु निवेदन महोदय। अब महोदय से हम क्या निवेदन करेंगे? सविनय निवेदन है कि हमारे नगर की मुख्य सड़कों और गलियों में अतिक्रमण की समस्या अत्यधिक बढ़ गई है। दुकानदारों ने सड़क पर ही सामान फैला दिया है, जिससे लोगों के आने जाने में भारी कठिनाई होती है। आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान कराकर नगरवासियों को राहत प्रदान करें। भवदीय का खा गा। दिनांक में यहाँ पर तो हमने 25 सितंबर डाला है, लेकिन आपको कौन सा डालना है? जिस दिन परीक्षा होगी, अर्थात 18 फरवरी 2026। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 और लास्ट प्रश्न है। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और क्लास कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। विषय कौन कौन से हैं? विषय हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चलिए हम लोग देखते हैं महामारियों के संबंध में जागरूकता। तो महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। महामारियां जैसे कि कोविड-19, मलेरिया और अन्य बीमारियां हमारे स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए हमें इन महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। महामारियों के कारण क्या हैं? तो महामारियां विभिन्न कारणों से फैल सकती हैं, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, ये महामारियों के मुख्य कारण हैं। असाफ सफाई यानी गंदगी कह सकते हैं, तो असाफ सफाई और स्वच्छता की कमी से महामारियां फैल सकते हैं। और क्या हो सकता है? भीड़ भाड़। भैया भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में महामारियां जल्दी फैल सकती हैं। जैसे कोविड-19 के तहत आप लोगों ने देखा था, क्या किया गया था? लॉकडाउन लगाया गया था ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। अज्ञानता भी एक कारण है। महामारियों के बारे में अज्ञानता और जागरूकता की कमियों से महामारियां फैल सकती हैं। महामारियों के प्रभाव क्या होते हैं? तो बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि जान माल की हानि हो सकती है। और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य समस्याएं तो बिल्कुल होंगी महामारी के दौरान। तो महामारियों से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक नुकसान होता है। महामारियों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। जब आप बीमार हो जाएंगे तो दवाओं में आपके पैसे लगेंगे, जिससे क्या होगा? आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। और सामाजिक प्रभाव, महामारियों से सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम जागरूकता के उपाय देखें बच्चों, तो क्या है? महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय निम्नलिखित हैं। स्वच्छता और सफाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टीकाकरण यानी समय पर टीकाकरण करवाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ मास्क पहनना, यानी मास्क पहनना भी इसमें लिया जाना चाहिए। मास्क पहनना और हाथ धोना, जागरूकता अभियान चलाना और लोगों को महामारियों के बारे में जागरूक करना। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या कह रहा है। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। स्वच्छता, टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और जागरूकता अभियान जैसे उपायों से हम महामारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों को बता दें, जब तक हम हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या गम है। आप लोग हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल से करते रहिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए
और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर अपना सुझाव संप्रेषित करते रहें, जिससे कि हम आपके सुझावों के अनुरूप खरे उतर सकें और उस पर सुधार कर सकें। आपका एक एक सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।